हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसमें मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, कुल 10 प्रॉपर्टी समझाया था आपको कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मेटल लस्ट्रस होते हैं, मेटल सोनोरस होते हैं, मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सारी बातें डिस्कस किया था। आज हम फिजिकल को बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम जो भी बातें करेंगे मेटल की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि मेटल का अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्शन करता है। और आज का टॉपिक हमारे स्क्रीन पे है भाई। हम सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विथ एयर एंड देन वाटर, फिर डाइल्यूट एसिड के साथ करवाएंगे और उसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल का किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ, उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की, कि मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ जब करवाएंगे तो वो किस तरीके से रिएक्शन करेगा। बहुत जल्दी मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि ये हम करने वाले हैं और बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। कोई जोक नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं, सीरियस होकर कॉपी पेन निकाल लो, मस्त तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, मज़ा आएगा। साइंस में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। पिछले साल का रिजल्ट में ऐसा ही नंबर आया है। मेरे पास कुछ बच्चे आए थे सेकंड टर्म में पढ़ने के लिए, उसके 40 में से 40 फुल नंबर आए थे। तो अगर आपको भी चाहिए, इस बार तो फाइनल है भाई, एक ही पेपर होगा, 100 में से 100, तो ध्यान से बस लगे रहिए। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते रहिए, साथ में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊँगा। पहले हम लेक्चर को ख़त्म कर लेते हैं। तो आज का पहला टॉपिक ये रहा। सो हम बात करने वाले हैं भाई रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। अब बच्चों, जब भी कभी भी आप मेटल का मतलब समझ लो यूं लोहा हो गया या कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस अगर आप बाहर छोड़ते हो ना, जैसे कि मेरे पास एक मेटल है, सो अगर मैंने किसी एक मेटल को बाहर छोड़ा तो बाहर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे ऑक्सीजन होता है। और मेटल जो है ना ऑक्सीजन को बहुत प्यार करता है। जैसे ही मेटल को आसपास में ऑक्सीजन दिखता है ना, तो अरे भाई ऑक्सीजन, चल उसके पास चलते हैं। ऑक्सीजन को जाके वो पकड़ लेता है, मतलब कि उसके साथ जाके वो रिएक्शन कर लेता है। जब भी हम मेटल को ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, खुले में बहुत सारे एटमॉस्फेयर है, उससे जाके वो करता है रिएक्शन एंड मेटल बन जाता है मेटल का ऑक्साइड। समझा क्या? दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो किसका फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब इसी बात को अगर हम लिखना चाहें तो देखो कैसे लिखेंगे बच्चों। हम ये कह सकते हैं कि मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन। हम कह सकते हैं भाई मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन। मेटल जो है भाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड फॉर्म करता है टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बड़े ही आराम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिखा। ये क्या है भाई, ये हमारा है जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। मेटल का जब एयर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो भाई ये होगा। अब एक दो हम रियलिस्टिक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं फटाफट से। कौन कौन से हैं रियलिस्टिक एग्जाम्पल भाई, देखो जरा। यहाँ पर मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा और आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक मेटल एयर के साथ रिएक्शन करता है। आप क्या करो, कॉपर ले लो। कॉपर मेटल होता है ना भाई, हाँ कॉपर मेटल ही होता है। एंड इसका रिएक्शन करवाओ आप ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा कॉपर का ऑक्साइड। और ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। एंड एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात जो आपको बता दूं मैं, वो ये कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है भाई, ब्लैक कलर का होता है। कॉपर के ऊपर अगर ऑक्सीजन का डिपोजिशन हो जाएगा, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगा ना, तो उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तांबे की चीज़ों को अगर आप खुले में छोड़ देते हो तो कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे काला हो जाएगा। एंड मेरे पास ऐसे ही एक तांबा का कड़ा रखा हुआ है, वो ऐसे खुले में था, काला हो गया। वो मेरे सामने, आंखों के सामने रखा हुआ है वो। अगला एग्जाम्पल देखो, एल्यूमिनियम लिया हमने, इसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाता है Al2O3। इसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम होता है भाई, मीनियम, एल्यूमिनियम का ये बना लेता है ऑक्साइड। समझ में आ रहा है बात, कितना आसान है ना ये। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं इसको। हमारे पास मैग्नीशियम है एंड इसका रिएक्शन अगर करवाते हो आप ऑक्सीजन के साथ तो ये बना देगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इसे हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम
ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई मेटल का जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो वो हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। लेकिन क्या लगता है बच्चों आपको कि ये जो सारे के सारे मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ सेम तरीके से रिएक्टिविटी दिखाता है, मतलब कि लड़ाई करता है, मिलना चाहता है उसको? जो प्यार करता है मेटल ऑक्सीजन के साथ, क्या सभी मेटल्स एक जैसा ही प्यार दिखाता है या कुछ ज़्यादा या कुछ कम? प्यार का मतलब यहाँ पे भाई रिएक्टिविटी से, कि जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है जाके सभी सेम तरीके से रिएक्टिविटी दिखाता है या अलग अलग दिखाता है? तो यहाँ पे एक बात नोट कर लो आप लोग, डिफरेंट मेटल जो होते हैं, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन के प्रति अलग अलग तरह की रिएक्टिविटी दिखाता है। कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा भाई कि जैसे ही उसको हम खुली हवा में छोड़ते हैं ना वो आग लगा देता है तुरंत। क्या करता है भाई? आग लगा देता है। कैसे भाई? देख कौन कौन से है वो। तुम्हारे पास सोडियम है और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे ही इसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरोसली। इसका मतलब होता है भाई बहुत तेजी से, एकदम आँख एक सेकेंड हुआ नहीं रिएक्शन कर लिया, ठीक है। दैट्स दे कैचेस फायर, जिसकी वजह से ये आग लगा देते हैं। इफ कंडीशन अप्लाई है बच्चों, इफ केप्ट इन ओपन, अगर हम इसको कहाँ रख दें? खुले में रख दें, हवा के कांटेक्ट में लगने दे, तो ये क्या करेगा? आग लगा देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कहाँ रखते हैं? सो इट इज केप्ट इन, या फिर हम कहेंगे दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। हम क्या करते हैं बच्चों? मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है बच्चों के मन में कि भाई सर इसको हम पानी में क्यों नहीं रख देते? अगर ये हवा में रिएक्शन कर जाता है, आग लगा देता है, तो हम इसको क्या पानी के अंदर नहीं रख सकते? तो आंसर है भाई नहीं, पानी के साथ भी ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और हो सकता है क्या होता ही है, पानी में भी ये आग लगा देता है। क्यों? क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन है, वहाँ से रिएक्शन कर लेगा। हम केरोसिन में इसलिए डालते हैं क्योंकि केरोसिन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं आता, तो ये उसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है। आगे बढ़े हम लोग बच्चों। इसी में कुछ पॉइंट्स और है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। हमारे पास कुछ मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एक मिनट थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूँ, ये रहा। सो मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इनका जो सरफेस है ना उसके सरफेस पे इसी ऑक्साइड का एक पतली सी लेयर बन जाती है। तो मैं यहाँ पे उस बात को लिख देता हूँ, सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, lead are covered with a thin layer of ऑक्साइड। बहुत पतली सी ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जो इसको और ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, क्योंकि पहले ही ऊपर एक लेयर लग गया है। अब अंदर वाला जो मेटल होगा, मतलब कि एटम्स होंगे हमारे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड का, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहा ऑक्सीजन का, क्योंकि बीच में एक पतली सी लेयर बन गई है ऑक्साइड की, इसलिए बाकी का जो मेटल होगा हमारा वो सेफ रहेगा। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखाया था मैंने, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो अब ये और ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने देगा क्योंकि एक लेयर बन चुका है, ठीक है।
आगे समझ में बात आपको? ओके, तो अगर आप कॉपर को खुली हवा में छोड़ देते हो तो कॉपर के ऊपर कौन सी कलर बन जाती है भाई? ब्लैक कलर की बन जाती है। एक मजे की बात, हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, और वो कौन है भाई? गोल्ड। हम कह सकते हैं कि गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये वाले पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं हमारे पास जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन कर लेते हैं। देखो एक यहाँ पे नोट करके स्पेशली लिख लेते हैं बच्चों, उसके बारे में क्या अलग से पढ़ना। यहाँ देखो नोट करके लिख लेते हैं इस चीज को हम लोग। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम भाई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? देखो ध्यान से, क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इसमें हम कहते हैं कि ऐसे मेटल का ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे सिंपल भाषा में सकते हैं कि द ऑक्साइड्स विच reacts with both acid as well as base to give salt and water are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे फिर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बस इसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया है क्या भाई? ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता हो और रिएक्शन करने के बाद क्या देता हो? सॉल्ट और वाटर। ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना वो HCl के साथ रिएक्शन कर जाता है, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो NaOH के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। HCl भाई हमारे पास एक एसिड होता है, NaOH एक हमारा बेस होता है, ठीक है? अब रिएक्शन करने के बाद देखो ये बनाता क्या है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब भी आप HCl से रिएक्शन करवाओगे तो ये बना लेगा AlCl3 जो कि एक सॉल्ट होता है, एंड साथ में ये निकाल देता है पानी, मतलब कि H2O। ऐसे ही जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका प्रोडक्ट भाई बड़ा खतरनाक बनता है, इसको याद रखना आपको। वो बनाता है NaAlO2 और साथ में निकालता है H2O। एंड इसका जो नाम है ना, इसका जो नाम है वो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। समझ में आ रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे भाई एक बात मैंने आपको बताया नहीं, वो सुन लो यहाँ पे ध्यान से। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बंदा बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक, तो आप कहोगे बेसिक नेचर का होता है। ऑलराइट बच्चों, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई है, और इतना समझ में आ गया तो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं और सेकंड टाइप का रिएक्शन देखते हैं, और वो है हमारे पास ये रहा। अगला जो रिएक्शन है भाई वो है रिएक्शन विथ वाटर। मतलब कि मेटल का रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ और देखते हैं कि क्या बनता है। चलो भाई देखो ध्यान से सीखना है इसको, क्योंकि ये सारे जो रिएक्शंस है वो जल्दी से बच्चों को समझ में आता नहीं है, और मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, स्पीड में चल रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो। अगर यही समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसी मोड में आप देख लेना। ओके, सो देखो बच्चों क्या है, अगर आप किसी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो
तो ये सबसे पहले देगा मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड देगा और साथ में ये निकाल देगा हाइड्रोजन गैस को। मेटल का ऑक्साइड देगा और निकाल देगा किसको, हाइड्रोजन गैस को। अब ये जो मेटल का ऑक्साइड बना है ना, ये वापस से, ये मेटल का ऑक्साइड वापस से रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ ही। अब जिस कंटेनर, मान लो कि ये कंटेनर है हमारे पास भाई, इस कंटेनर में मैंने पानी भर रखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, H2O है, और इसके अंदर ऊपर से मैंने कोई मेटल डाल दिया, तो रिएक्शन करके ये अंदर में क्या बनाएगा, अंदर में ही बन जाएगा हमारे पास मेटल का ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड है कहाँ पे है, पानी के अंदर ही है। अब ये वापस से क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जब ये वापस पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस बात को हमें याद रखना है। क्या है भाई, जब भी किसी मेटल का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो पहले वो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। फिर वो जो मेटल का ऑक्साइड है वो वापस से पानी के साथ रिएक्शन करेगा और बन जाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल मैं यही लिख रहा हूँ, बाकी बाद में मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चों। सो हमारे पास है Mg और इसका रिएक्शन करवाया हमने O2 के साथ, तो ये बना था हमारा MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है हमारे पास, इसका रिएक्शन करवा दिया, अच्छा पानी के साथ करवाओ पहले, पानी के साथ भाई, ये तो मैंने, तो ये में MgO बनेगा और साथ में निकालेगा ये H2। अभी जो MgO बना है इसका रिएक्शन वापस पानी के साथ करवा दो, तो ये बन जाएगा Mg ब्रैकेट में OH2। ये जो MgOH2 है ना ब्रैकेट के अंदर, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस चीज का फॉर्मेशन कर लेगा वो, ठीक है। अब जिस तरीके से भाई बहुत सारे मेटल्स एयर के साथ सेम रिएक्शन नहीं करता है, वैसे ही वाटर के साथ ही मेटल सेम तरीके से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये टेबल पहले से बना के लाया हुआ एक, क्योंकि अलग अलग तरह के मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। ओके, तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ तुमको यहाँ पे, वो है मेटल्स जो है, ऐसे मेटल्स जो रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। ऐसे मेटल जो ठंडे पानी से ही रिएक्शन कर जाता है, उस मेटल का, वो मेटल कौन कौन से होते हैं, तो वो है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये तीन हमारे पास ऐसे मेटल है जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। ये भी मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ओके, सेकेंड बात करते हैं हम लोग ऐसे मेटल्स जो कोल्ड वाटर के साथ नहीं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्ट, गर्म पानी भाई, हॉट उसको पसंद है भाई, रिएक्ट विथ हॉट वाटर। ऐसे मेटल जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और वो हमारे पास एक ही एग्जांपल है भाई, वो है हमारा मैग्नीशियम भाई साहब। इसको याद रखना है, जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। समझ में आ गई इतनी बातें। कुछ ऐसे मेटल्स भी है हमारे पास जो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। स्टीम मतलब भाप, भाप बना दिया हमने। ऐसे मेटल्स जो रिएक्ट करता है विथ स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन करने वाले मेटल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सो वो है हमारे पास एल्यूमिनियम, दूसरा है हमारे पास आयरन, तीसरा है हमारे पास जिंक। ये तीन मेटल ऐसे हैं जो स्टीम मतलब भाप के साथ रिएक्शन करता है। और कुछ ऐसे भी हमारे पास जो वाटर के साथ भाई रिएक्शन ही नहीं करता, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विथ वाटर। ऐसे मेटल्स भी है जो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, और वो है हमारे पास Pb मतलब कि लेड, Cu मतलब कॉपर, Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर। ये सब ऐसे मेटल्स है जो पानी के साथ रिएक्शन बिल्कुल नहीं करता। एंड कुछ ऐसे मेटल्स भी है हमारे पास जिसको अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पानी के साथ रिएक्शन करके पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। ऐसे मेटल्स कौन कौन से भाई, तो वो है हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करता है। क्यों करता है भाई? एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस। जब वो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है भाई? हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये हाइड्रोजन गैस जाके चिपक जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस पे, उसके बॉडी पे, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। एक एग्जाम्पल आपको समझाया था, दिखाया मैंने बना के। कुछ एग्जाम्पल्स मैं इस वाले पेज पे और लिख देता हूँ मैं, ताकि आप कुछ तो याद रखो भाई, एक दो एग्जाम्पल तो याद रखो। सो ये रहा पहला एग्जाम्पल हमारे पास। हमने पकड़ा सोडियम को और इसका रिएक्शन करवाया H2O के साथ। तो सबसे पहले तो ये बनाएगा सोडियम का ऑक्साइड, एंड दोबारा से जब रिएक्शन करेगा उसी के अंदर तो ये बना देगा उसका NaOH, साथ में निकाल लेगा हाइड्रोजन गैस। एंड ये रिएक्शन काफ़ी रिएक्टिव होता है, क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो साथ में टेम्परेचर भी निकलेगा बाहर, थोड़ी सी हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, ये होगी हमारी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखो यहाँ बच्चों, कैल्शियम को जब आप पानी में डालोगे तो ये बना देगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH2, एंड साथ में निकालेगा ये हाइड्रोजन गैस, और ये उससे कम रिएक्टिव है तो हीट वीट की बात नहीं करते हम लोग। ऐसे ही आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाओगे अगर पानी के साथ, तो यहाँ पे बनाएगा ये MgOH2 एंड साथ में निकालेगा ये हाइड्रोजन गैस। फोर्थ रिएक्शन देखो बच्चों, अगर आप एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाते हो H2O के साथ तो ये बनाता है Al2O3 एंड साथ में ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। आयरन का रिएक्शन अगर आप करवाओगे H2O के साथ तो ये बना देता है Fe3O4 साथ में H2 गैस, साथ में भी H2 गैस। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने डायरेक्टली आपको लिख के दिखाया है जब हम किसी मेटल का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। अब चलते हैं आगे बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। एंड रिएक्शन है हमारे पास अगली वाली, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। जब भी आप एक मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाओगे तो क्या होगा? देखो जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, जनरल रिएक्शन या जनरल फॉर्मूला GF। ओहो GF, हाँ वही GF। तो जनरल फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक मेटल लेना है आपको और इसका रिएक्शन करवाना है डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। अच्छा, कुछ बच्चों को डाइल्यूट का मतलब समझ में आ गया, डाइल्यूट क्या भाई? तो डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा हमने ज़्यादा कर रखा है और एसिड की मात्रा हमने कम कर रखा है। ठीक है, तो जब भी किसी मेटल का रिएक्शन आप डाइल्यूट एसिड के साथ करवाओगे ना तो वो बनाएगा सॉल्ट एंड साथ में निकाल देगा वो हाइड्रोजन गैस। ओके, क्या निकाल देगा वो? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात आपके लिए, डेंजरस बात जो है वो याद रखनी है, भूलना नहीं है इस बात को बच्चों। नोट क्या कर सकते हो आप लोग? आप ये लिख सकते हो कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और मरकरी, और मरकरी, मरकरी को पारा कहते हैं हिंदी में और Hg कहते हैं। ये डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, मतलब कि इसके लिए पावरफुल एसिड लाना पड़ेगा तब जाके ये कुछ रिएक्टिविटी दिखाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ध्यान दो बच्चों, टाइम हो गया है 1:38 रात के और नींदियाँ तो आती है पर क्या करें, वीडियो नहीं बनाऊंगा तो फिर कहोगे कि एक वीडियो बना के छोड़ दिया। मेटल लिया हमने आयरन और इसका रिएक्शन करवाया हमने HCl के साथ, तो ये बना देता है FeCl2 एंड साथ में निकालता है ये हाइड्रोजन गैस। तो देखो ये हमारा मेटल हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा सॉल्ट हो गया, ये तो पता है आपको हाइड्रोजन गैस हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, ये बाड़ी हो रही है। और ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दो आप HCl के साथ ही, तो ये बना देता है MgCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। ऐसे ही आप तीसरा ले सकते हो भाई, जिंक का रिएक्शन करवा दो आप
HCl के साथ ही एसिड है ना हमारे पास, तो यहाँ देगा ZnCl2 और साथ में निकाल देगा हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल चिपका देता हूँ, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा दोगे अगर आप HCl के साथ ही, तो ये बन जाएगा AlCl3 एंड साथ में निकाल देगा हाइड्रोजन गैस। तो मेरे ख्याल से रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है हमारे पास। सो ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़े से मज़ेदार है। मैंने कहा था भाई यहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, ध्यान देना है आपको। क्या है लिखा हुआ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब इसको समझाऊं कैसे, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, GF क्या है इसका, देखो ध्यान से। इसका जो GF है वो कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक मेटल होगा A नाम का, और इसका रिएक्शन आप करवाओगे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल B नाम के साथ। A नाम का हमारे पास मेटल होगा, इसका रिएक्शन करवाओगे आप सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B मेटल के साथ। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा ना, तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो A का बन जाएगा, A का बन जाएगा, और B मेटल जो है वो अकेला बाहर आ जाएगा। नहीं समझ में आया बात, नहीं आया ना, बोलो नहीं आया। हाँ ठीक है, तो देखो अभी समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल्स के जरिए, क्योंकि एग्जाम्पल ही वो बंदा है जो हमारे भेजे की बत्ती जलाता है। अब आप क्या करो, मेटल ले लो एक आयरन, हमने एक मेटल ले लिया आयरन, और एक दूसरा मेटल लो जिसका सॉल्ट बना हो। तो हमने कॉपर लिया और कॉपर का सल्फेट ले लिया, तो ये हो गया कॉपर का सॉल्ट। अब जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करता है ना, तो आयरन का सॉल्ट बन जाता है, मतलब कि FeSO4 बन जाता है, और कॉपर मेटल अकेला बाहर निकल जाता है, अकेला बाहर निकल जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अरे ये क्या कर दिया, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक साफ बात पता चल रही है हम लोगों को कि आयरन ने पता है क्या किया, आयरन ने कॉपर को भगाया लात मार के इसको, और आयरन खुद जाके सल्फेट के साथ चिपक गया, एंड कॉपर बेचारा अकेला हो गया, कॉपर बेचारा अकेला हो गया, कॉपर को भगा दिया यहाँ से। समझा बात। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा ये क्यों भगा पाया इस कॉपर को, क्योंकि आयरन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये बात मुझे पता है इसलिए मैंने बता दिया। अभी आपको भी सिखा दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ओके, सो इसमें जो कहानी हुआ है वो कुछ यूँ हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल जो होता है हमारे पास, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव metals from their compound, जो कंपाउंड होता है उसका, उससे टू कंपाउंड, एक मिनट, टू नहीं बच्चों, टू से तो कुछ बनेगा ही नहीं हमारे पास, कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, जैसे कि आयरन, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट होना चाहिए कंपाउंड के फॉर्म में, और उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कि पानी में होना चाहिए, वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके ये FeSO4 एक्वस बनता है, और ये कॉपर अकेला बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। उसके लिए बच्चों आपके लिए लाया हूँ एक बढ़िया सा सीरीज, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, ये है बच्चों हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये बताता है हम लोगों को कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। मतलब कि इसमें ना हम ऑर्डर के, रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है। सबसे ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है, बीच वाला लेस रिएक्टिव है, या फिर मॉडरेट कह सकते हैं हम लोग, मॉडरेटली रिएक्टिव है, एंड सबसे नीचे वाला जो है जैसे गोल्ड, ये सब लेस रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिविटी दिखाता है। अब ये ऑर्डर ऐसे याद तो करना बहुत मुश्किल है भाई, तो मैंने जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
के का मतलब है केदार, Na का मतलब है नाथ, Ca का मतलब है का, Mg का मतलब है माली, Al का मतलब है आया। अब Zn को आप चाहो तो जेब बोल सकते हो या जीन्स बोल सकते हो, तो मैंने कर दिया जेब। Fe का मतलब है फटे, Pb का मतलब है पहन कर, और ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद CHAA चा, हाइड्रोजन चच्चा, हाइड्रोजन चा, चाहा कह सकते हो तुम। सी, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आप जो है ना इस एल गोल्ड के नीचे लिख देना PT, PT मतलब प्लेटिनम, तो ये हो जाएगा CHAAP, एंड इसका मतलब होता है चाप, इसका मतलब क्या होता है चाप। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, केदारनाथ का माली आया था जेब फटे पहनकर, मतलब कि उसका जेब फटा था, तो हाइड्रोजन ने देखा और उसको दिया चाप, चाप मतलब जेब को दिया सिल, समझा। अगर आपको ये कहानी याद आ गई, केदारनाथ का माली आया जेब फटे पहनकर हाइड्रोजन चापा, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज हो गई याद। और ये थी हमारी आज की धांसू ट्रिक टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज, और ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी करते हैं बच्चों, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके बच्चों, तो आज की सभा यहीं ख़त्म करते हैं। भाई साहब वीडियो को मैं देखा, आज मैंने जब चैनल को देखा था, तो जो नॉट सब्सक्राइब बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो वीडियो देख रहे हैं, और सब्सक्राइब वाले भी हैं। पर भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं उतना अभी एडवांस नहीं हो पाया हूँ, इतना ज़्यादा बजट नहीं है कि मैं वीडियो के साथ बना सकूँ वीडियो, ठीक है, मैं अपना फेस दिखा के। लेकिन एक दिन आएगा वो भी जिस दिन आप मेरा फेस भी देखोगे गंदा सा, ठीक है। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से ही वीडियो थोड़ी ऊपर आती है, थोड़ी सी फैलती है, ठीक है। और शेयर वेयर कर सकते हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और बेल घंटी को तोड़ दिया करो, ठीक है। लो मैंने बोल दिया इतनी सारी बातें, अब ज़्यादा नहीं, ओके बाय, पढ़ते रहो।